ग्रीन रिवर सीरियल किलर। आपके लिए यह नाम नया हो सकता है, मगर कभी यह नाम अमेरिकियों के लिए दहशत का दूसरा नाम था। लड़कियों की जान लेना इसका शौक था। हवस इतनी थी कि लड़कियों की लाश के साथ सोता था। यह इतना खार था कि खुद भूल गया था कि इसने कितनों को अपना शिकार बनाया है। तो आखिर यह ग्रीन रिवर सीरियल किलर असल में कौन था? इसे ग्रीन रिवर सीरियल किलर नाम क्यों दिया गया था? वर्षों तक ये पुलिस की पकड़ से बचने में कैसे कामयाब रहा? ये कैसे पकड़ा गया? और आखिर ये एक सीरियल किलर क्यों बना? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। इस वीडियो में पूरी कहानी जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ग्रीन रिवर सीरियल किलर के क्राइम की शुरुआत होती है साल 1982 से। 15 जुलाई 1982 को अमेरिका के सीटल शहर से बहने वाली ग्रीन रिवर में अचानक लोगों को एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। तत्काल ही पुलिस को खबर दी जाती है। जांच में पता चलता है कि यह लाश 16 साल की एक लड़की वेंडी ली को फील्ड की है। लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि पहले लड़की के साथ दरिंदगी की गई है और फिर उसकी हत्या हुई है। पुलिस अब कातिल की तलाश में लग जाती है। कई दिन बीत जाते हैं मगर पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पुलिस इस मामले में अभी कुछ कर भी नहीं पाई थी कि ठीक 1 महीने बाद यानी 15 अगस्त 1982 को इस नदी से एक साथ 3 लाश बरामद की जाती हैं। इन तीनों मरने वाली लड़कियों की उम्र 17 साल, 23 साल और 31 साल थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि इन तीनों की हत्या भी उसी तरीके से की गई थी जिस तरीके से पहली लड़की की हत्या की गई थी, यानी इन तीनों के साथ भी दरिंदगी हुई थी और फिर गला घोंटकर और गर्दन तोड़कर लड़कियों की जान ली गई थी। अभी इन मौतों की कड़ी को पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि 8 अक्टूबर 1982 से 7 नवंबर 1982 के बीच इसी नदी के आसपास के इलाकों में 3 और लड़कियों की लाश मिलती है। इस खबर से पूरे स्टेट में हंगामा मच जाता है। पुलिस प्रशासन जोर शोर से कातिल की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं भी कातिल का कोई क्लू नहीं मिलता है। कोई ठोस सबूत न होने के बावजूद पुलिस वाले दर्जनों सस्पेक्ट को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करते हैं, मगर कहीं से कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। हिरासत में लिए गए सस्पेक्ट में एक नाम गैरी लियोन रिजवे का भी था। इसे हिरासत में लेने की वजह थी कि एक लड़की के परिवार वाले दावा करते हैं कि उन्होंने जिस ट्रक में आखिरी बार एक मारी गई लड़की को चढ़ते हुए देखा था, वही ट्रक अगली सुबह रिजवे के घर के बाहर खड़ी थी। रिजवे समेत सभी सस्पेक्ट के सैंपल की मैचिंग मारी गई। लड़कियों को चाइना से बरामद सीमन सैंपल और दूसरे सबूतों से की जाती है, मगर किसी भी सस्पेक्ट का सैंपल विक्टिम के शरीर से इकट्ठा किए गए सैंपल से मैच नहीं करता है। सभी सस्पेक्ट्स को छोड़ दिया जाता है, मगर उस समय किसे पता था कि जिन्हें पुलिस अपने हाथों से आजाद कर रही है उनमें से एक सस्पेक्ट इन सभी लड़कियों का कातिल है और आगे भी दर्जनों लड़कियों की मौत का कारण बनने वाला है। ये सस्पेक्ट था गैरी लियोन। रिजवे का जन्म 18 फरवरी 1949 को अमेरिका के उटाहा में हुआ था। इसके पिता एक बस ड्राइवर थे। 1969 में यह अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करता है और इसी समय अपने स्कूल के समय की गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। इसी के कुछ समय बाद वह अमेरिकी नेवी को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद उसे वियतनाम वॉर में अमेरिका की ओर से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। वियतनाम में वह अपना ज्यादातर समय वर्कर्स के साथ ही बिताने लगता है। इसके अलावा वह अपनी पत्नी के साथ भी बहुत ही गलत व्यवहार करने लगता है। इस कारण 1 साल के अंदर अंदर इसकी शादी टूट जाती है। दूसरी शादी वह 1973 में मार्सिया लॉरेन ब्राउन नाम की एक लड़की से करता है। यह शादी जैसे तैसे आगे बढ़ती रहती है, मगर यह भी 1981 में आखिरकार टूट ही जाती है। शादी टूटने की सबसे बड़ी वजह थी कि रिजवे अब भी समय मिलते ही वर्कर के पास जाया करता था और पत्नी के साथ भी बड़ी बेरहमी से पेश आता था। 1981 में रिजवे की दूसरी शादी भी खत्म होती है और इसी के बाद 1982 से वह क्राइम की दुनिया में कदम रखता है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, वह एक के बाद एक लड़कियों की हत्या करना शुरू कर देता है। सबसे पहली हत्या उसने 15 जुलाई 1982 को एक 16 साल की लड़की की थी। इसके बाद इसी नदी से कई और लाश बरामद की जाती हैं, मगर पुलिस रिजवे तक पहुंचने में नाकाम रहती है। हालांकि 1982 में ही सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस रिजवे को हिरासत में जरूर लेती है, मगर तब इस पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय डीएनए प्रोफाइलिंग की टेक्नोलॉजी आज की तरह एडवांस नहीं थी। इस कारण मारी गई लड़कियों की बॉडी से इकट्ठा किए गए सैंपल का मिलन रिजवे के डीएनए सैंपल से नहीं हो पाता है और वह छूट जाता है। अब तक जितनी भी लाशें मिली थीं, उनमें एक बात कॉमन थी
कि ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां करड़ थीं। मारी गई कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो अपने माता पिता से लड़कर घर से भागकर आई थीं, या फिर उन्हें परिवार वालों ने निकाल दिया था, क्योंकि पहले से ही वर्कर लगातार रहस्यमय तरीके से मारी जा रही थी। इसलिए पुलिस वाले अब कातिल तक पहुंचने के लिए वर्कर्स पर भी नजर रखना शुरू कर देती है। इसी दौरान पुलिस वाले एक दिन देखते हैं कि रिजवे किसी वर्कर से बुरी तरह उलझा हुआ है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। रिजवे की ये हरकत देखकर पुलिस वाले तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाती है। यहाँ तक कि अब मारी गई लड़कियों को सस्पेक्ट मानते हुए पॉलीग्राफ टेस्ट भी की जाती है, मगर वह पॉलीग्राफ टेस्ट मैन भी चकमा देने में कामयाब हो जाता है और पुलिस को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है। पुलिस की पकड़ से छूटने के बाद रिजवे पहले की तरह लड़कियों को मारना जारी रखता है। ज्यादातर लड़कियों की हत्या करने के बाद वह उन्हें ग्रीन रिवर या फिर इसके आसपास के इलाकों में ही फेंक दिया करता था। पुलिस वालों को सिर्फ लाशें मिल रही थीं, कातिल का कहीं भी अता पता नहीं था। इसलिए इस अनजान कातिल को मीडिया द्वारा ग्रीन रिवर सीरियल किलर नाम दे दिया जाता है। यह नाम देने के पीछे वजह थी कि लगातार 5 लड़कियों की लाश ग्रीन रिवर में मिली थी और ज्यादातर लाश इस नदी के आसपास के इलाकों में मिली थी। अगले कुछ सालों में मरने वाली लड़की की संख्या दर्जन भर से ज्यादा हो चुकी थी, मगर पुलिस के पास अब तक किलर का कोई भी अता पता नहीं था। दूसरी तरफ किलर रिजवे अमेरिकी नेवी से रिटायर होने के बाद एक ट्रक फैक्ट्री में बतौर पेंटर काम किया करता था। यह इतना शातिर था कि दिन में फैक्ट्री में काम करता था और शाम ढलते ही लड़कियों के शिकार पर निकल पड़ता था। आगे किए गए खुलासों की माने तो रिजवे 1982 से 1990 तक में लगभग 15 से ज्यादा लड़कियों की हत्या कर देता है, मगर अब तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती है। पर्दे के पीछे क्राइम को अंजाम देते हुए 1985 में वह जुडिथ मॉसन नाम की एक महिला को डेट करना शुरू करता है। फिर इसी के साथ 1988 में शादी कर लेता है। इस वाइफ के होते हुए भी वह दस्तूर के मुताबिक वर्कर के पास जाना और फिर उसकी हत्या करना जारी रखता है। जब लाशों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता है तो सरकार की ओर से सिर्फ इस एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए ग्रीन रिवर टास्क फोर्स बनाई जाती है। यह टास्क फोर्स भी एडी छोटी का जोर लगा देती है, मगर इससे एक भी क्लू नहीं मिलता है। जब टास्क फोर्स को कहीं से कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आती है तो एक बार फिर से सस्पेक्ट की लिस्ट बनती है। फिर सभी सस्पेक्ट को जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया जाता है। बुलाए गए सस्पेक्ट में एक बार फिर से रिजवे का भी नाम शामिल था। शुरुआती पूछताछ के बाद 7 अप्रैल 1987 को रिजवे के बाल और सलाइवा का सैंपल पुलिस द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। हालांकि इस समय भी इस सैंपल से पुलिस को ज्यादा कामयाबी हाथ नहीं लगती है और रिजवे आजाद घूमते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक हत्या करना जारी रखता है। इन सब के बीच साल बदलते हुए आ जाता है। 2001 रिजवे अब तक 50 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दे चुका था। दूसरी तरफ जो सैंपल पुलिस ने 7 अप्रैल 1987 को कलेक्ट किए थे, इसी सैंपल की एक बार फिर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से डीएनए प्रोफाइलिंग करने का फैसला किया जाता है। 1980 के मुकाबले 2001 तक डीएनए प्रोफाइलिंग की टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो चुकी थी। जब 2001 के आसपास एक बार फिर से 1987 में कलेक्ट किए गए सैंपल की डीएनए जांच की जाती है तो यहां पुलिस को बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। दरअसल रिजवे के डीएनए से 1982 में मारी गई 3 लड़कियों के वजाइना से बरामद किए गए सीमन के डीएनए का मैच हो जाता है। इतना ही नहीं, 1982 में जो पहली लड़की मारी गई थी उसके गले पर एक कपड़ा लपटा हुआ था। उस कपड़े पर एक खास किस्म का पेंट था। रिजवे के डीएनए सैंपल की मैचिंग के बाद उस पेंट की मैचिंग उस फैक्ट्री के पेंट से की जाती है जहां रिजवे काम किया करता था। ये पेंट भी मैच कर जाता है। अब पुलिस के पास रिजवे के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। ये साफ हो चुका था कि अब तक जितने भी लड़कियां मरी हैं इन सभी का कातिल रिजवे ही है। इसी के बाद पुलिस वाले स्थानीय अदालत में जाकर रिजवे के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकलवाए और फिर 30 नवंबर 2001 को रिजवे को उस समय गिरफ्तार कर लिया जाता है जब वह वॉशिंगटन में स्थित एक ट्रक फैक्ट्री से काम करके निकल रहा होता है। अब तो पुलिस वालों के सामने रिजवे की सारी सच्चाई खुल चुकी थी, मगर वह बचने के लिए अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोप को नकता रहता है। मगर पुलिस वाले इसकी चालाकी में इस बार नहीं फंसते हैं और पूरी कड़ाई के साथ पूछताछ का सिलसिला जारी रखते हैं। कई महीने इसी तरीके से बीत जाते हैं मगर रिजवे अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। हालांकि एक समय ऐसा आता है जब रिजवे को रियल लाइफ अपना शैतानी दिमाग लगाते हुए
पुलिस वालों से एक समझौता करता है। वह कहता है कि वह अपना सारा जुर्म कबूल कर लेगा और एक एक केस से जुड़ी सभी जानकारी पुलिस वालों को देगा, मगर बदले में उसे एक गारंटी चाहिए कि अदालत द्वारा उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। प्रशासन द्वारा रिजवे की यह मांग मान ली जाती है। इसके बाद जो खुलासे रिजवे करता है वह हिला देने वाले होते हैं। रिजवे बताता है कि उसने पहली हत्या 1982 में की थी। उसके बाद लगातार उसने कई हत्याओं को अंजाम दिया और लाश को ग्रीन रिवर में ही फेंक दिया करता था। शुरू में तो रिजवे कहता है कि उसे एग्जैक्टली याद ही नहीं है कि उसने कितनी हत्याएं की हैं। फिर भी अनुमान के मुताबिक वह पुलिस वालों को बताता है कि विक्टिम की संख्या 70 से 91 के बीच हो सकती है। बाद में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विक्टिम की तादाद 100 से लेकर 150 तक हो सकती है। इस पूछताछ में रिजवे एक और खुलासा करता है जो रूह कपा देने वाला था। वह बताता है कि उसने ज्यादातर लड़कियों की हत्या संबंध बनाने के बाद की थी, मगर कई लड़कियां ऐसी भी थीं जिसकी हत्या करने के बाद उसके साथ रिजवे ने शारीरिक संबंध बनाए थे। इतना ही नहीं, जब एक हत्या करने के बाद कई दिनों तक उसे अगली लड़की नहीं मिलती थी तो वह वापस जंगल में उसी लड़की की लाश के पास जाता था और उसके साथ संबंध बनाता था। शुरू में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि कई लाश के साथ मरने के बाद जबरदस्ती की गई है। रिजवे द्वारा किए गए खुलासों के बाद पुलिस वाले 48 कन्फर्म विक्टिम का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं। उन सभी के परिवार वालों से पुलिस संपर्क करती है और कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाती है। खुलासे होने के बाद रिजवे के ऊपर कुल 48 मर्डर का मामला दर्ज किया जाता है। जांच के दौरान ही 2001 में रिजवे के 49वें कन्फर्म विक्टिम का भी पता लगता है। पूरी अदालत कार्यवाही के बाद फाइनली 48 अलग अलग हत्याओं के लिए रिजवे को कुल 48 उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आपको सुनकर शायद अजीब लग सकता है, मगर अमेरिका की अदालत द्वारा रिजवे को कुल 480 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसमें 10 साल की सजा सबूत मिटाने के लिए थी। इतना ही नहीं, अदालत द्वारा फैसले में यह भी लिखा जाता है कि जब तक रिजवे जिंदा रहेगा उसे 1 दिन या 1 घंटे की भी पैरोल नहीं मिलेगी, यानी वह जीवन में कभी भी जेल के बाहर नहीं जा पाएगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि इतने घिनौने क्राइम को अंजाम देने वाले को तो मौत की सजा देनी चाहिए थी, मगर आपको याद हो तो हमने वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया कि रिजवे ने अपने गुनाह कबूल करने के बदले में मांग की थी कि उसे फांसी की सजा नहीं मिलेगी, तभी वह पुलिस की जांच में सहयोग करेगा। इस कारण उसे मौत की सजा नहीं मिली। वैसे भले ही रिजवे को फांसी की सजा नहीं मिली, मगर उसकी उम्र कैद की सजा फांसी की सजा से भी बदतर है, क्योंकि जिस तरीके की उम्र कैद की सजा उसे मिली है वह मौत से भी बदतर कही जा सकती है। वर्तमान समय में रिजवे की स्थिति की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान समय में उसकी उम्र 73 साल है। उसे एक ऐसी जेल में रखा गया है जहां वह ना तो सूरज की रोशनी देख सकता है और ना ही दिन का उजाला। 24 घंटे में से 23 घंटे तक रिजवे को सलाखों के पीछे तहका में अकेले ही कैद रहना पड़ता है। उसे 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे सलाखों से बाहर निकाला जाता है। अमूमन वह तभी बाहर आता है जब उसे वकील से मिलना होता है या पुलिस वालों को केस से संबंधित कागजों पर उसके दस्तखत करवाने होते हैं। कई बार तो उसे कई हफ्तों तक यूं ही तय खाने में बंद रखा जाता है। दूर से ही उसे खाने पीने की चीजें दी जाती हैं। रिजवे की 2001 में गिरफ्तारी के बाद 2002 में तीसरी पत्नी से भी इसका तलाक हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आम सा लड़का इतना खूंखार सीरियल किलर कैसे बन गया? आखिर वर्कर और लड़कियों से उसको इतनी ज्यादा नफरत क्यों थी? इसका जवाब जानने के लिए रिजवे के बचपन को समझना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजवे का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां का पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं था। शुरुआत में आपको बताया था कि रिजवे के पिता बस ड्राइवर थे, तो रिजवे का पिता अक्सर सेस वर्कर को अपने साथ घर लाता था। कई बार वह उस वर्कर के साथ पकड़ा भी जाता था। इस कारण लगातार उसके माता पिता में लड़ाइयां होती थीं। इस लड़ाई झगड़े की वजह से रिजवे समेत उसके भाई बहनों की अच्छी परवरिश नहीं हो पाई और बहुत ही कठिन माहौल में इसने अपना बचपन गुजारा। इसके अलावा रिजवे को बचपन में बिस्तर गीला करने की आदत थी। यहाँ तक कि जब रिजवे की उम्र 12 साल की हो गई थी तब भी वह बिस्तर पर सोते समय पेशाब कर लिया करता था। इस कारण उसकी माँ उसे बुरी तरीके से मारती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब रिजवे बिस्तर पर पेशाब कर देता था तो उसकी माँ कड़ाके की ठंड में भी काफी देर तक उसे नहा दिया करती थी। चूंकि माता पिता के बीच अक्सर वर्कर की वजह से लड़ाइयां होती थीं, इस कारण रिजवे को वर्कर से बहुत ज्यादा नफरत हो गई। माँ की पिटाई की वजह से रिजवे माँ से भी नफरत करने लगता है। समय के साथ
ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वह वर्कर की हत्या करने लगा। पुलिस की जांच के दौरान रिजवे ने यह भी बताया कि जब वह किसी वर्कर की हत्या करता था तो उसे काफी सेटिस्फेक्शन मिलती थी। इसके अलावा जब वह एक महिला की हत्या करता था तो उसे महसूस होता था कि वह अपनी मां को मार रहा है। इस बात से उसे खुशी मिलती थी। रिजवे के मुताबिक उसे महसूस होता था कि वो अपनी मां से बचपन का बदला ले रहा है। रिजवे द्वारा की गई हत्याओं और उसके खुलासों के कारण ही उसे अमेरिका के इतिहास का दूसरा सबसे खूंखार सीरियल किलर करार दिया जाता है। इसकी हैवानियत पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं दोस्तों। इस खूंखार सीरियल किलर को मिली सजा से आप सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।